हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में बात की थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की और इलेक्ट्रोलाइसिस की। हमने अलग अलग सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात की थी, क्या क्या कंडीशन बन सकती है इलेक्ट्रोलाइट्स चेंज होने पर, इलेक्ट्रोड चेंज होने पर, हमने सारी बात कर ली थी। अब स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट्स थे वो फैराडे ने कुछ लॉज के रूप में समराइज़ किए थे। तो आज की क्लास में हम वो फैराडे के रूल्स पढ़ेंगे, फैराडे के लॉज पढ़ेंगे। तो फैराडे ने इसके रिगार्डिंग 2 लॉज दिए थे, तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हमें देखना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट था द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the electricity passed through electrolyte। ये इसका स्टेटमेंट था। क्या मतलब हुआ इसका कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमने लास्ट क्लास में देखा था हमें एनोड और कैथोड पे कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस, कुछ ना कुछ कंपाउंड मिलता है। तो अब वो अमाउंट कितनी होगी, कितना कम डिपॉजिट होगा या कितना कहीं से लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की है। अगर हम अमाउंट जो बात कर रहे हैं उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को Q से रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम के अंदर, तो यहाँ पर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ कांस्टेंट क्या होता है? Z। इस Z को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब Q क्या है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो पास की है। अगर मान लीजिए उस इलेक्ट्रोलाइट में से हमने I एम्पियर जो करंट है वो फ्लो किया है, कितना? I एम्पियर, और कितने समय तक किया है? T सेकेंड तक किया है। ये तो क्या है? करंट फ्लो I और T सेकेंड तक। ये जो इलेक्ट्रिसिटी होगी Q, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? I इंटू टी, यानी कि I एम्पियर तक करंट फ्लो किया T सेकंड तक, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IT। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? W इक्वल्स टू ZIT। ये हमारा फॉर्मूला बन गया फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, W इक्वल्स टू ZIT। यानी कि जो अमाउंट लिबरेट होगा या किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा उसका अमाउंट का क्या फॉर्मूला आ गया? ZIT। यानी कि Z क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट, I क्या है? करंट कितने एम्पीयर फ्लो की, और T क्या है? टाइम कितने सेकंड तक फ्लो की। ये हमारे फर्स्ट लॉ से आया। अगर यहाँ से इसी फॉर्मूले से हम इस Z की डेफिनेशन निकालना चाहें तो मैंने आपको बताया था किसी भी कांस्टेंट की अगर हमें डेफिनेशन निकालनी हो तो हम किस टाइप से निकालते हैं? तो इस कांस्टेंट की डेफिनेशन निकालने के लिए हमें बाकी जो जितना भी मटेरियल मैटर होता है हमारे पास उस फॉर्मूले में उसको यूनिटी कर देते हैं। तो अगर मेरे को डेफिनेशन लिखनी है किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या होगी? देखो क्या कर दूं मैं, अगर मेरे पास जो करंट है वो कितना हो जाए? 1 एम्पियर, और टाइम कितना हो जाए? 1 सेकेंड, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Z।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिकम्पोजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पास फॉर 1 सेकेंड। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो करते हो तो जो जितना अमाउंट लिबरेट होगा या फिर डिपॉजिट होगा वही अमाउंट क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये क्या था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे ही फैराडे ने सेकंड लॉ दिया, वो भी देखते हैं हम। क्या लॉ था सेकंड? नेक्स्ट हमारा है फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बताया इस लॉ में? क्या स्टेटमेंट था? तो सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट था वो क्या था? व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू electrolytic solutions connected in series, the amount of substance produced directly proportional to equivalent weight of the substance, equivalent weight of the substance। देखो फर्स्ट लॉ में तो क्या था कि आपके पास एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितना डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड से या कितना लिबरेट होगा, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिसिटी पे। अब इसमें क्या कर दिया? इसमें इलेक्ट्रिसिटी सेम कर दी। समझना इसको, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं यहाँ 2 से 3 जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ये हमारा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मान लीजिए इसमें CuSO4 हो गया, इसमें मान लीजिए AlSO4 हो गया, इसमें मान लीजिए MgSO4 हो गया। ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स थे, तीनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और सीरीज के अंदर। जैसे ये इलेक्ट्रोड्स थे, इलेक्ट्रोड्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को आपस में, और ये पहला और ये जो लास्ट वाला है इसको किस में कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये कैसा अरेंजमेंट हो गया? सीरीज के अंदर अरेंजमेंट हो गया ये सारा का सारा। इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? सीरीज में हो गया। अब क्या कह रहा है सेकंड लॉ कि इन सब में इलेक्ट्रिसिटी तो सेम फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन पे ये मटेरियल जो डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेंगे? ये इस बात पे डिपेंड करेंगे कि जो आपने ये इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं इनका इक्विवेलेंट वेट कितना है, इनका इक्विवेलेंट वेट कितना है। तो यह मान लीजिए हम बात करते हैं जैसे इसकी और इसके आपस में कंपेयर करें, तो यहाँ पे क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन दिस इलेक्ट्रोड और डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन दिस इलेक्ट्रोड। तो इन इलेक्ट्रोड्स पे जितना भी सब्सटेंस लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इनके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ये मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जब नॉर्मेलिटी वाला कंसेप्ट बताया था तो बहुत अच्छे से एग्जांपल देके बताया था। तो इस तरीके से ये क्या बताया था उन्होंने? सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ने सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताया था।
अब देखो शुरुआत के अंदर तो ये इक्विवेलेंट वेट वाला जो कंसेप्ट था ना बड़ा अच्छे तरीके से फॉलो होता था, लेकिन अगर मैं बात करूँ मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर, तो मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर हम इक्विवेलेंट वेट की बजाय जो अमाउंट है सब्सटेंसेस की, कितनी लिबरेट हुई है कितनी डिपॉजिट हुई है, ये कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल से। यानी कि इक्विवेलेंट वेट की बजाय मैं क्या कहूँगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ मोल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। कि ये जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ इसमें अमाउंट जो चेंज हुई, यानी कि हम कह सकते हैं 1 मोल 2 मोल 3 मोल, इस टर्म में हम बात करेंगे कि जितने मोल किसी भी सब्सटेंस के डिपॉजिट हुए हैं लिबरेट हुए हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उस रिएक्शन के अंदर कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है। जैसे हमने मोल्टन NaCl पढ़ा था, याद हो तो आपको, मोल्टन NaCl का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था। मोल्टन NaCl में क्या था, NaCl की अगर बात करूं मैं मोल्टन की, तो Na प्लस हाफ Cl2, ये कहाँ मिला था हमें, एट एनोड, सॉरी एट कैथोड, और Cl2 कहाँ मिला था, एट एनोड। ये हुआ था। अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम ने क्या हुआ था, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या हो गया था, सोडियम में कन्वर्ट हो गया था। अब देखो एक जो मॉलिक्यूल है Na का, एक जो एटम है Na का, उसको डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक एटम सोडियम का, इसको अगर डिपॉजिट करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, 1। और अगर मुझे 1 मोल सोडियम चाहिए, अब 1 मोल सोडियम का वेट कितना होता है, 23 ग्राम, ये चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और नंबर ऑफ, और मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल इक्वल्स टू कितना होता है, 6.62 इंटू 10⁻23। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाता है अप्रोक्सीमेट आपका 96485 कूलम। ये इतना चार्ज होता है, और इसको अप्रोक्सीमेशन में हम लिखते हैं 96500 कूलम। ये जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आता है 96500 कूलम, इसे हम कहते हैं फैराडे, 1 फैराडे। यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इसे हम क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है किसी पर भी कितनी हुई है, तो वो किसके बराबर होती है, n फैराडे के अकॉर्डिंग। यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फैराडे हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी फैराडे क्या है हमारे पास, 96500 कूलम। तो इस तरीके से हमारे पास ये आता है कि वह 1 मोल NaCl में, ऐसे देखो Cl2 का देखो क्या हो रहा है, Cl2 के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास क्या था, Cl माइनस था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में रहता है हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Cl2 यानी कि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ Cl2 कितना होगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके लिए अगर आपको 1 मोल Cl2, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 71 ग्राम। 71 ग्राम क्लोरीन अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड पे चाहिए तो आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने पड़ेंगे। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितनी क्वांटिटी के बराबर होता है, n इंटू एफ। एफ कितना है, n कितना है 2, एफ हमें पता है 96500 कूलम। तो इसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 2 इंटू 96500 कूलम। यानी कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड पर 1 मोल क्लोरीन चाहिए तो हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी पड़ेगी। इस तरीके से ये फैराडे का सेकंड लॉ काम आता है। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि और अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड हो। बेसिक जो स्टेटमेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। इस पे क्या न्यूमेरिकल है,
अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स with a current of 1.5 एम्पियर. What is the mass of copper deposited at cathode? एटॉमिक वेट दे रखा है कॉपर का कितना 63.6 ग्राम. हमें क्या क्या दे रखा है, देखो हमें I की वैल्यू दे रखी है कितनी है 1.5 एम्पियर. हमें T दे रखा है कितना 10 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 10 इंटू 60 यानी कि 600 सेकेंड्स. अब हमें पता है अगर आप इतने समय तक इतने एम्पियर दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होगी. हमें पता है Q बराबर क्या था IT. तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी आई हमारे पास, I कितना है 1.5 इंटू 600 सेकेंड्स. तो ये कुलाम में कितना आ जाएगा 900 कुलाम्स. हमारे पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है. अब ये क्या कर रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, कि कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा. अब देखो CuSO4 के अंदर होगा क्या, CuSO4 के अंदर Cu किस फॉर्म में होगा Cu+2 की फॉर्म में, और रिडक्शन होगा तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चला जाएगा Cu के अंदर चला जाएगा. तो देखो एक एटम Cu का हमें डिपॉजिट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन. तो 1 मोल ऑफ Cu रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है चार्ज कितना होगा 2 इंटू 96500 कुलाम. अब ये क्या कर रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कैथोड. अब हमें एटॉमिक वेट दे रखा है इसने 63.6 ग्राम, यानी कि 1 मोल कॉपर का वेट कितना होता है, यही तो होता है इसके एटॉमिक वेट के बराबर. यानी कि यहाँ देखो 63.6 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है तो उसके लिए कितना चार्ज चाहिए हमें 2 इंटू 96500 कुलाम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है कितनी, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है 900 कुलाम. तो ये देखो इतनी इलेक्ट्रिसिटी में इतना डिपॉजिट होता है. तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इधर इस तरीके से लिख रहा हूँ 2 इंटू 96500 कुलाम. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो हमें कितने ग्राम मिलता है 63.6 ग्राम. अगर हम 1 कुलाम फ्लो करेंगे तो कितना मिलेगा 63.6 इंटू 2 इंटू 96500. और हमें कुलाम है कितने, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है कितनी 900 कुलाम. तो अब कितना अमाउंट मिलेगा हमें 63.6 2 इंटू 96500 इंटू 900. तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 0.296 ग्राम. इतना हमें क्या मिलेगा कॉपर कैथोड पे मिलेगा अगर हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे. फिर से समझना, देखो 1 मोल एटम का वेट क्या होता है उसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है. यानी कि उसने क्या कहा है, इतना अगर आप अमाउंट चाहिए तो आपको इतना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी पड़ेगी. अगर हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी है तो कितना अमाउंट होगा. तो ये सिंपल आपका वो 6th क्लास वाला क्वेश्चन बन जाता है लास्ट में आके. 20 रुपये में 6 पेन आते हैं तो 30 रुपये में कितने पेन आएंगे, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, ये उस तरीके से आ गया. बस आपको तो कंसेप्ट पकड़ना था कि हमें इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं किस तरीके से चेंज होते हैं. अभी एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इस पर आगे फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कुलाम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज दिस. ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन दे दी, इसने क्या पूछा है, अगर 40.5 ग्राम मुझे एल्यूमिनियम चाहिए तो मेरे को कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी होगी. तो देखो हमें पता है आपको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए कब, जब आपको 1 एल्यूमिनियम का एटम चाहिए. तो 1 मोल, या मैं बात करूं 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम. 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी. 3F का मीन्स क्या हुआ 396,500 कुलाम इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट. हमें 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है तो हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. अब 1 मोल एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है, जितना इसका एटॉमिक वेट होता है. एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 27 ग्राम. तो हमारे पास क्या आ गया, इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जब आपको 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है. तो फॉर 27 ग्राम रिक्वायर्ड 3 इंटू 96500 कुलाम. 1 ग्राम रिक्वायर्ड 3 इंटू 96500. 40.5 ग्राम रिक्वायर्ड 3 इंटू डिवाइड बाई 27 आएगा
40.5 कितना हो जाएगा, 3 × 96500 27 मल्टीप्लाई बाय 40.5, तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा आपका 43425 कूलम। इतनी अमाउंट आएगी, ये कैलकुलेट कर लेना, ये अप्रॉक्सीमेट इसी के करीबन आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन, मैंने बता दिया 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। 3 फैराडे का मीन्स 3 × 96500 कूलम। और इसने दे रखा है वेट, एटॉमिक वेट क्या होता है, जितना कि उसका 1 मोल का वेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास आंसर आ गया। होप सो कि आपको ये फैराडेज लॉ अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।